गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने विभवमापी का अंशशोधन पढ़ा था। ये इसका वोल्टमीटर का अंशशोधन पढ़ा था। वोल्टमीटर के अंशशोधन में हम यथार्थ मान से और वोल्टमीटर के मान की तुलना करते हैं। और यथार्थ मान अपन कहाँ से ज्ञात करते हैं? विभवमापी से। विभवमापी से वोल्टमीटर का जो वोल्टेज है उसकी तुलना की जाती है विभवमापी वाले पाठ्यांक से। तो ये अपन ने पढ़ लिया था और ये इसका डायग्राम हमने बनाया था। सबसे पहले अपन कुंजी 1 और 2 के मध्य हम कुंजी लगाते हैं। टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जो कुंजी लगाने पर हमें इस ES से जो मानक सेल है उससे हमें x का मान पता चल जाता है और इस x के मान को हम नीचे वाले जो वैल्यू है उसमें रखते हैं तो हमें वोल्टेज का पता चल जाता है। इस प्रकार से यहाँ से x की वैल्यू पता करके फिर कुंजी को अपन कहाँ लगाते हैं? 2 और 3 के मध्य। टर्मिनल 2 और 3 के मध्य कुंजी लगाकर हम वोल्टमीटर का पाठ्यांक तो यहाँ से ज्ञात करते हैं इस वोल्टमीटर से, और विभवमापी का जो पाठ्यांक है वो संतुलित लंबाई प्राप्त करके ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पर हम जो x की वैल्यू है वो इस मानकीकरण की सहायता से x की वैल्यू रखते हैं और यहाँ से हमें विभवमापी का पाठ्यांक मिलता है। तो हम दोनों की तुलना करके यहाँ तक अपन ने कर लिया था, ये भी हो गया था, डेल्टा भी हमने निकाल लिया था। ठीक है, ये तो है विभवमापी का पाठ्यांक जो यथार्थ मान है, सही मान है, और ये है वोल्टमीटर का पाठ्यांक जिसमें त्रुटि प्राप्त होती है। तो ये जो त्रुटि है वो धनात्मक या ऋणात्मक, हम चूंकि मैंने आपको बताया था कि एक ही पाठ्यांक नहीं लेते, 5-6 पाठ्यांक लिए जाते हैं और 5-6 पाठ्यांक किसके माध्यम से लिए जाते हैं? इस RB जो प्रतिरोध बॉक्स है, इस प्रतिरोध बॉक्स में से अलग अलग प्रतिरोध निकाल कर और फिर हम अलग अलग पाठ्यांक लेते हैं। तो उसके लिए बहुत से हमारे पास में पाठ्यांक आ जाते हैं, रीडिंग बहुत सारी आ जाती है और उनके मध्य फिर अपन ग्राफ खींचते हैं, डेल्टा V के मध्य और वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक हमें प्राप्त हुआ उसके मध्य। ये जो अंतर है डेल्टा V का, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। धनात्मक ऋणात्मक का मतलब ये है कि वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है वो विभवमापी के पाठ्यांक से ज़्यादा भी हो सकता है और उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मान है वो ऋणात्मक मान प्राप्त हो सकता है। तो अपन जब इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचा हुआ जिगजैग इस प्रकार से प्राप्त होता है। देखो ये डेल्टा V और ये V, ये तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक है, ठीक है, और ये डेल्टा V का पाठ्यांक है। वो इस प्रकार से प्राप्त होगा कि स्टार्टिंग में ये धनात्मक और फिर एक बिंदु इसका ऋणात्मक प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए ये बिंदु जो मैंने अंकित कर रखा है 0.6 और 0.8 के मध्य, ठीक है, और फिर वापस ये ऊपर की तरफ प्राप्त होता है। तो ये जो ग्राफ है ये वोल्टमीटर के अंशांकन का ग्राफ प्राप्त होता है जो किसके मध्य है? डेल्टा V और वोल्टमीटर के पाठ्यांक V के मध्य। ठीक है, इसी प्रकार हम एमीटर का अंशशोधन भी पढ़ते हैं। एमीटर के अंशशोधन में वो भी विभवमापी की सहायता से किया जाता है। एमीटर द्वारा परिपथ में धारा का मापन किया जाता है। अतः यदि एमीटर से प्राप्त मानों की तुलना धारा के यथार्थ मान से की जाए तो इसे हम एमीटर का अंशांकन कहते हैं। अब विभवमापी से हम धारा कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि विभवमापी तो विभव का मापन करता है, तो धारा का मापन हम जानते हैं कि हम विभव से धारा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR होता है ना, तो यहाँ से I निकाला जा सकता है। ठीक है, I बराबर हो जाएगा V/R। ठीक है, तो एमीटर के द्वारा तो अपन एमीटर का पाठ्यांक ले लेंगे। उसमें अगर कुछ त्रुटि है तो यथार्थ मान किससे प्राप्त करते हैं? विभवमापी से प्राप्त करते हैं। विभवमापी से हमें वोल्टेज पता चल जाएगा। वोल्टेज पता चलने पर या विभवमापी से हमें विभवांतर पता चलने पर हम उससे धारा पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रतिरोध लगाना पड़ेगा परिपथ में, ठीक है ना, प्रतिरोध पता होना चाहिए परिपथ का। तो हम एक यहाँ पर प्रतिरोध भी
लगाएंगे। तो एमीटर से प्राप्त मानों की तुलना धारा के यथार्थ मान से की जाए तो इसे अपन क्या कहेंगे, एमीटर का अंश शोधन। परिभाषा से मैं जो अपन ने वोल्ट मीटर में पढ़ा था, वोल्ट मीटर के अंशांकन में पढ़ा था, इसमें धारा की यथार्थ मान लेते हैं, उसमें विभवांतर का यथार्थ मान लिया जाता है। चूंकि विभवमापी विभवांतर का परिशुद्ध मापन करती है, ठीक है ना, विभवांतर का सही मापन करती है, तथा 1 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर धारा के तुल्य होती है। अब यहाँ पर देखिए 1 ओम प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम। हम जानते हैं ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। अब R का मान अगर एकांक कर दे, R का मान अगर 1 ओम कर दे तो V बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा ना। तो 1 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर धारा के बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 1 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे, जिससे जितना भी विभवमापी के द्वारा पाठ्यांक प्राप्त होगा वही उसकी धारा भी होगी। बात समझ में आ गई। तो अंशांकन, अतः विभवमापी से एमीटर का अंशांकन किया जा सकता है। एमीटर अंशांकन करने के लिए चित्रानुसार परिपथ संयोजित करते हैं। प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हुए प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। द्वितीयक परिपथ में देखो यहाँ पर एक मानक सेल लगा रखा है, एक सेल लगा रखा है, ये एक टर्मिनल, ये दूसरा और ये तीसरा, ये द्विमार्गी कुंजी है। द्विमार्गी कुंजी का बीच वाला टर्मिनल है, बीच वाले टर्मिनल से धारामापी को जोड़ा जाता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो सबसे पहले अपन यहाँ कुंजी लगाएंगे, यहाँ कुंजी लगाकर इस मानकीकरण से हम x की वैल्यू पता कर लेंगे, जैसा कि अपन ने वोल्ट मीटर के अंशांकन में भी किया था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर कुंजी लगाएंगे, इस कुंजी को हटा दो और यहाँ कुंजी लगा दो। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, देखो 1 ओम का प्रतिरोध लगा रखा है। जब 1 ओम का प्रतिरोध होगा तो विभवांतर धारा के बराबर होगा, ये मैंने आपको बता दिया। V बराबर IR, R का मान 1 है तो I बराबर R होगा, I बराबर V होगा। तो एमीटर यहाँ हमने लगा रखा है, एमीटर से तो एमीटर का पाठ्यांक आ जाएगा और यहाँ से हम संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे ये वाली कुंजी लगाकर, तो विभवमापी का पाठ्यांक आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा और यही विभवांतर का मान धारा के बराबर होगा। किसके लिए, 1 ओम के लिए। हो गया क्लियर। तो धारा का मान हमें जो प्राप्त हुआ I, उसकी तुलना हम विभवांतर वाले मान से कर लेंगे और इसमें भी हम वही आरेख खींचेंगे, अंशांकन आरेख, अंशांकन वक्र जिसको अपन कहते हैं। तो जिसमें प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हुए द्वितीयक परिपथ में मानकीकरण हेतु मानक सेल, मानकीकरण के लिए मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल और 1 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एमीटर का संयोजन करते हैं। 1 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में हम एमीटर लगाते हैं। एमीटर हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को हमने देखो यहाँ जोड़ा था, याद है क्या आपके, दोनों डायग्राम एकदम सेम है, केवल छोटा सा परिवर्तन है। छोटा सा परिवर्तन क्या है कि उसमें वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा था, ठीक है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ने के साथ साथ ओम को 1 नहीं किया था, R बॉक्स पूरा लगाया था, मतलब R के मान को हम परिवर्तित कर सकते थे, वहाँ R का मान बदला जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ 1 ओम के लिए हमने धारा निकाली है जो विभवांतर के बराबर होती है। आगे समझ में। तो ये संयोजन पूरा एकदम सेम है। वहाँ पर भी हमने मानकीकरण के लिए सेल लगाया था, प्रतिरोध बॉक्स लगाया था, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा था, यहाँ एमीटर को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। तो परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ चेंज किया है, जो आप जानते हैं कि एमीटर को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। सर्वप्रथम कुंजी K1 K2 लगाकर प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं तथा इससे द्वितीयक परिपथ का संयोजन भी पूर्ण होता है। अब हम टर्मिनल 1 व 2 के मध्य कुंजी लगाकर 1 व 2 के मध्य कुंजी लगाएंगे और मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई L0 प्राप्त करेंगे। तो ES बराबर XL0,
होता है विभवमापी के सिद्धांत है ये विभवमापी का। x बराबर क्या जाएगा ES बटा L0, ES बटे L0। तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई। इस x की वैल्यू को अपन आगे रखेंगे। वोल्ट मीटर का अंशांकन और एमीटर के अंशांकन में यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ आगे भी देखिए 1 व 2 के मध्य कुंजी हटाकर हम 2 व 3 के मध्य लगा देते हैं, उसमें भी अपन ने यही किया था। एमीटर का पाठ्यांक I के लिए संतुलित लंबाई L प्राप्त करते हैं। एमीटर का पाठ्यांक क्या जाएगा I आ जाएगा। वहां अपन ने किसका पाठ्यांक लिया था वोल्ट मीटर का पाठ्यांक लिया था जो V प्राप्त हुआ था। ठीक है, आप संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे V डैश बराबर XL। ठीक है, इस x की वैल्यू अपन मानकीकरण की सहायता से जो अपन ने निकाला था वो अपन यहाँ लिख देंगे। तो x की वैल्यू देखिए ये वाली x की वैल्यू जो है समीकरण 1 से वो अपन यहाँ रख देंगे। तो ES बटे L0 गुणा L। ठीक है, ओम के नियमानुसार क्या होता है V डैश बराबर I डैश R होता है ना। और R का मान यहाँ कितना है 1 ओम। R का मान 1 ओम है तो यहाँ V डैश बराबर क्या आ जाएगा I डैश। तो यहाँ जो V डैश है उसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं I डैश। मैंने बताया था ना 1 ओम के लिए विभवांतर का मान और धारा का मान समान होता है। तो ये जो प्राप्त होगा I डैश प्राप्त होगा जो विभवमापी के द्वारा प्राप्त हुआ है, और एमीटर के द्वारा जो I का मान प्राप्त हुआ है उन दोनों में हमें डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। इस प्रकार समीकरण 4 की सहायता से विभवमापी द्वारा धारा के यथार्थ मान I डैश की गणना कर ली जाती है। जब इस मान की तुलना एमीटर के पाठ्यांक I से करते हैं तो त्रुटि डेल्टा I बराबर I डैश माइनस I प्राप्त करते हैं। इसे हम एमीटर का अंशांकन कहते हैं। यदि त्रुटि I डैश तथा एमीटर के पाठ्यांक के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह भी एक जिगजैग ग्राफ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ खींचना है। ये इसका ग्राफ है एमीटर का, जिगजैग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो दोनों अगर आप एमीटर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो वोल्ट मीटर का समझ में आ जाएगा, वोल्ट मीटर का आपने ढंग से समझ रखा है तो एमीटर का समझ में आ जाएगा। दोनों के डेरिवेशन में पूरे में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। परिपथ जो डायग्राम है उसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप आसानी से दोनों को कर सकते हैं। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इसमें मुख्य मैं आपको बता दूं, एक तो मीटर से तो इम्पोर्टेंट है, एक जो विभवमापी के अनुप्रयोग हैं वो इम्पोर्टेंट है, और एक किरचॉफ के नियम, दोनों नियम, ये 3 चीज़ें इसमें मुख्यतः आपको विशेष रूप से करनी है। बाकी छोटे छोटे जो प्रश्न है जैसे डेफिनेशन आ गई, इसकी आंतरिक प्रतिरोध याद कीजिए, या टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध लिखिए। जब सेल चार्ज हो रहा है और जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, निरावेशित हो रहा है और जब आवेशित हो रहा है, दोनों के लिए मैंने आपको समीकरण बता रखी है। तो ये एक इस प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है कि वोल्ट मीटर जो है, जो विभवमापी है, वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो ये विभवमापी के बारे में है। ये मीटर से तो, ये व्हीटस्टोन से तो, ये किरचॉफ के दोनों नियम, लूप का नियम, और ये धारा का नियम। धारा का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, लूप का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, और ये शुरू में छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं एग्जाम में नहीं आती हैं। यहाँ से आपको दोबारा मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देती हूँ जिससे ये लेसन कंप्लीट हो जाए आपके। किरचॉफ के नियम है, पहला नियम धारा का नियम या लूप का नियम, धारा का नियम या संधि का नियम, जिसमें धारा का बीजीय योग 0 होगा और यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। दूसरा, निवेशी धारा और निर्गत धारा बराबर होगी, आने वाली धारा का योग और वापस जाने वाली धारा का योग बराबर होगा। दूसरा, लूप का नियम, लूप के नियम में ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, और पूरे लूप में जितनी भी युक्तियां लगी हुई हैं
पहली बात तो लूप होगा, पूरा बंद चक्र होगा। दूसरी बात ये कि प्रतिरोध जो लगे हैं, प्रतिरोध के सिरों पर जो विभव पतन का मान है उनका योग और उसमें जितनी भी बैटरियां लग रही हैं उनके विद्युत वाहक बल का योग बराबर होगा। जैसे मान लो 2 बैटरी लगी हुई है तो दोनों बैटरियों के विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग बराबर जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं उनके सिरों पर विभव पतन का योग, बीजीय योग, ये बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो बैटरी और एक प्रतिरोध। तो प्रतिरोधों का बीजीय, प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतन का बीजीय योग और बराबर के दूसरी तरफ क्या आएगा, जितने भी सेल लग रहे हैं उनके विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग बराबर होगा। ठीक है, तो ये लूप का नियम है। लूप के नियम में एक तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और एक उसके अंदर, लूप के अंदर हम एक सर्कल मानते हैं, एक लूप मानते हैं जिसमें हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज धारा मान सकते हैं। ठीक है, जिससे हम चिन्ह पता कर सकें कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए चारों, ये हमारे द्वारा माना गई दिशा है जो हम लूप के अंदर मानते हैं और ये परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा है। अगर समान है तो धनात्मक, अगर विपरीत है तो ऋणात्मक, ये आप ध्यान रखो। ये लूप का नियम हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं, चारों में से एक अज्ञात रहता है जिसको अपन C और D के मध्य लगाते हैं। 3 प्रतिरोध हमें ज्ञात रहते हैं, P, Q और R। ठीक है, और हम इन तीनों प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से करते हैं, इनकी वैल्यू को इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं कि B बिंदु पर और D बिंदु पर विभव का मान समान हो। जब विभव का मान समान होगा तो बीच वाली भुजा में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना, इसको अपन संतुलन की स्थिति कहते हैं। आगे समझ में। और इस संतुलन की स्थिति में धारामापी में विक्षेप शून्य होगा और धारामापी में जब विक्षेप शून्य होगा तो इससे अपन, धारामापी विक्षेप शून्य क्यों होगा, क्योंकि बीडी भुजा में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये देखिए डायग्राम, इस बीडी भुजा में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो P के अंदर से जो धारा जा रही है वो सीधे डायरेक्ट Q के अंदर से जाएगी। ठीक है ना, आप ये मान सकते हो कि इसमें से कोई भी नहीं जाएगा। जो D तक धारा पहुंची I2 वो भी ऊपर नहीं जाएगी, वो भी डायरेक्ट S में से होते हुए C पर पहुंचेगी। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक है, तो P/Q बराबर R/S, ये संतुलन की स्थिति में हमें प्राप्त होता है। और इस A और C के मध्य हम बैटरी लगाते हैं, D और B के मध्य हम धारामापी लगाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसमें 3 कंडीशन थी, हमने पढ़ी थी। B बिंदु पर विभव का मान ज्यादा, दूसरी कंडीशन D बिंदु पर विभव का मान ज्यादा, तीसरी कंडीशन जब दोनों पर विभव का मान समान हो। तो हमें तीसरी वाली लेनी है जिसको अपन संतुलन की स्थिति कहते हैं। उसके बाद है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में एक लकड़ी का फट्टा, लकड़ी के फट्टे पर 2 तो L आकार की पत्ती लगी रहती है, बीच में एक I आकार की पत्ती लगी रहती है। तो दो जगह खाली जगह हो गई। दो जगह हम खाली जगह ले सकते हैं, 2 स्थान पर, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, RB बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। यहाँ पर अपन ने अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, और A व C के मध्य बैटरी, अभी मैंने बताया था व्हीटस्टोन सेतु में, और B और D के मध्य धारामापी और जोकी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ज्ञात है, R के ठीक सामने P और S के ठीक सामने Q। आगे समझ में। यहाँ से ये लंबाई आ जाएगी L, बाकी जो बची वो 100 माइनस L, क्योंकि पूरा तार 100 सेंटीमीटर का है। यहाँ से प्रतिरोध निकाल लेंगे अपन, तो रो L इसका प्रतिरोध आ जाएगा, 100 माइनस L गुणा रो इसका प्रतिरोध आ जाएगा। सूत्र में वही लगाना है, P/Q बराबर R/S। P का मान क्या जाएगा, L गुणा रो, Q का मान क्या जाएगा, 100 माइनस L गुणा रो, और ये R और ये S, रो से रो कट जाएगा और डायरेक्ट सूत्र हमारे पास में आ जाएगा ये वाला। P की जगह L गुणा रो, Q की जगह 100 माइनस L गुणा रो, रो से रो कट जाएगा, ये R/S। ठीक है, और यहाँ से S निकाल लो, आप भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया। अब है विभवमापी। विभवमापी में 10 मीटर तार होता है, 5 मीटर वाला भी हो सकता है, लेकिन तार जितना ज़्यादा लंबा होगा विभवमापी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, यथार्थ मान देने वाला होगा, सही मान देने वाला होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि
विभवमापी जो है वो कोई भी धारा ग्रहण न करे, और कोई भी धारा ग्रहण कब नहीं करेगा, जब उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। और प्रतिरोध ज्यादा कब होगा, जब तार की लंबाई ज्यादा होगी। ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि तार की लंबाई ज्यादा होने पर उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। R समानुपाती L पढ़ा था ना। तो 10 मीटर तार है जो कि इस प्रकार से बंधा हुआ रहता है, इस प्रकार से यूं कंटिन्यू, ठीक है। और ए को अपन उच्च विभव पर रखते हैं। जितनी भी बैटरियां लेंगे, जितने भी सेल लेंगे, सभी के धन सिरे ए बिंदु से जोड़ेंगे और ऋण सिरे बी बिंदु से जोड़ेंगे, ठीक है। और ये वोल्टमीटर से अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसमें तार की लंबाई ज्यादा होने के कारण विभवमापी धारा को ग्रहण नहीं करता, और सारी की सारी जो धारा है वो प्रतिरोध में से गुजरती है, या अपन यूं कहीं परिपथ में से गुजरती है, जिससे धारा इसका प्रतिरोध तार के सिरों पर हमें शुद्धता से मापन हम कर सकते हैं उसका। इसका मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया था। ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो अगर श्रेष्ठ वाला आता है क्वेश्चन। तो विभवमापी का जो सिद्धांत है उसमें विभव प्रवणता लेते हैं अपन, एक्स लेते हैं, ठीक है। एकांक लंबाई पर जो विभवांतर आएगा उसी को अपन क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था प्राथमिक परिपथ तो सेम रहेगा, जिसमें 3 चीजें जोड़ेंगे, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक। द्वितीयक परिपथ बदलते रहते हैं जिस प्रकार से कोई भी जो अनुप्रयोग आता है वो। तो ये विभवमापी का सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है, इसमें इसको आप याद रखोगे। पहली बात तो ये कि प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी लगी है वो ज्यादा वोल्टेज की लगानी है। द्वितीयक परिपथ में जो बैटरियां लगती हैं वो कम वोल्टेज की होती हैं, कम, जिनका विद्युतवाहक बल कम होता है, ठीक है। और विभवांतर जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है। और यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ x लगाते हैं। यहाँ x क्या है, विभव प्रवणता। एकांक लंबाई के सिरों पर विभवांतर विभव प्रवणता कहलाता है। इसका मात्रक और इसका सूत्र, इसकी निर्भरता, ठीक है। मानकीकरण, जिस भी सेल का अज्ञात सेल का विद्युतवाहक बल अगर ज्ञात करना है या x का मान ज्ञात करना है, तो x के मान के ज्ञात करने के लिए ये अपन ने x का मान ज्ञात भी किया था। आप अभी भी अपन ने पढ़ा था वोल्टमीटर का अंशांकन और एमीटर का अंशांकन पढ़ा था ना। उसमें x की वैल्यू अपन ने पता की थी ना, x बराबर E0 ES बटे L0। तो x की वैल्यू का मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात विद्युतवाहक बल के द्वारा ज्ञात किया जाता है, उसको अपन मानक सेल कहेंगे। वो सेल क्या कहलाएगा, मानक सेल कहलाएगा। और ये जो घटना है, ये जो परिघटना है, इसको अपन कहते हैं मानकीकरण। इसके लिए कैडमियम सेल या डेनियल सेल को काम में लिया जाता है। कैडमियम सेल का विद्युतवाहक बल 1.0186 और डेनियल सेल का 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद सुग्राह्यता, सही मापन दे। सुग्राह्यता के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजें जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। अनुप्रयोग में सबसे पहला है आंतरिक प्रतिरोध। लैक्लांस से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करता है। उसके लिए खुले परिपथ के लिए अपन L1 ज्ञात करेंगे, बंद परिपथ के लिए L2 ज्ञात करेंगे। और जो ये संबंध है इसमें टर्मिनल वोल्टता, विद्युतवाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में जो संबंध है, इसमें अपन मान रखेंगे और यहाँ से स्मॉल r ज्ञात करेंगे। तो यह आएगा L1 माइनस L2 बटे L2 गुणा R। R तो है प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध। L1 है खुले परिपथ में संतुलित लंबाई, L2 है बंद परिपथ में संतुलित लंबाई, ठीक है, जिसको आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं। ये प्राथमिक परिपथ तो सेम है ही, ठीक है। द्वितीयक परिपथ में ये यहाँ लैक्लांस सेल लगा दिया, लैक्लांस सेल के यहाँ RB बॉक्स लगा दिया, प्रतिरोध बॉक्स यहाँ कुंजी लगा दी और ये धारा मापी, ठीक है। सबसे पहले कुंजी केवल लगाएंगे। ये कुंजी लगाकर हम L1 ज्ञात करते हैं, फिर ये वाली कुंजी लगाकर इसमें से प्रतिरोध निकालकर और हम L2 ज्ञात करते हैं, ठीक है। सिद्धांत वही लगाना, विभवमापी का सिद्धांत लगाना है हमें बार बार। उसके बाद 2 सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना। 2 सेलों के लिए अपन द्वितीयक परिपथ में 2 सेल लेंगे, प्राथमिक परिपथ सेम है, द्वितीयक परिपथ में हमने 2 सेल ले लिए। 2 सेलों के धन सिरे ए सिरे से जोड़ दिए। द्विमार्गी कुंजी का बीच वाला सिरा हमेशा धारामापी से जोड़ना ही है,
दोनों किनारे वाले सिरे जो है वो माइनस वाले सिरे से जुड़ने हैं, पहले कुंजी ये वाली लगाएंगे और इसके लिए संतुलित लंबाई L1 ज्ञात करेंगे, फिर ये वाली कुंजी लगाएंगे और E2 के लिए संतुलित लंबाई L2 ज्ञात करेंगे। वही व्योममापी का सिद्धांत, E1 बराबर XL1, E2 बराबर XL2, दोनों का भाग लगा दो, x से x कट जाएगा, L1 बटे L2 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। उसके बाद है अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ये संयोजन अपन ने किया है। सबसे पहले तो केवल R में से धारा जाएगी। ठीक है, जब टर्मिनल 1 और 2 जोड़ेंगे तो, अब जब 2 और 3 जोड़ेंगे तो R, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों में से धारा जाएगी। ठीक है, और वही L1 L2 अपन ज्ञात करेंगे और व्योममापी का सिद्धांत लगा देंगे। IR यहाँ से ये आ गया और इसमें XL2। ठीक है, और यहाँ पर जो V का मान आएगा वो I गुणा R लेते हैं ना, यहाँ कौन सा आएगा, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों, क्योंकि धारा दोनों में से जा रही है और दोनों कौन से क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो ये निकाल सकते हैं, दोनों का भाग लगा दो, भाग लगाने पर I से I कट जाएगा, X से X कट जाएगा और हमें स्मॉल r का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल डेरिवेशन है, हम स्मॉल r का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद वोल्टमीटर का अंशांकन, प्राथमिक परिपथ को सेम लगाना है। मानकीकरण के लिए हमें x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी मानकीकरण के द्वारा, और x की वैल्यू पता करने के लिए एक मानक सेल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक मानक सेल लगा दिया, यहाँ कुंजी लगा दी, कुंजी लगा के हम L0 ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ कुंजी लगाएंगे और संतुलित लंबाई L ज्ञात कर लेंगे। जब ये वाली कुंजी लगाएंगे तो हम वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक V प्राप्त हुआ और यहाँ जब कुंजी लगाकर हम संतुलित लंबाई L ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमें V' पता चल जाएगा। विभवमापी के द्वारा विभवांतर पता चल जाएगा। फिर दोनों में अंतर निकाल के हम अंशांकन करते हैं। ये सेम इसकी प्रक्रिया है जो अपन ने कल पढ़ी थी। ग्राफ खींचेंगे डेल्टा V और V के मध्य। सेम है आपका एमीटर का अंशांकन। एमीटर के अंशांकन में हम इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। वोल्टमीटर में अपन ने समांतर क्रम में लगाया था। तो ये कुंजी लगाएंगे पहले 1 और 2 के मध्य, कुंजी लगाकर हम x की वैल्यू पता करेंगे, मानकीकरण करेंगे अपन, और फिर ये वाली कुंजी लगाकर हम संतुलित लंबाई L ज्ञात करेंगे और यहाँ से एमीटर का पाठ्यांक भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और एक ओम है इसलिए V का मान और I का मान बराबर होगा। तो जहाँ अपन ने V निकाला वहीं अपन I लिख देंगे। देखो यहाँ ये V के बराबर है ना, यही I के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R का मान 1 है इसलिए। तो ये भी अपन कर सकते हैं। ये ग्राफ डेल्टा I और I के मध्य, वो डेल्टा V और V के मध्य था, तो ये अंशांकन कहलाता है। अब अपन करते हैं इसके न्यूमेरिकल। छोटा सा चैप्टर है, केवल इसमें 3 ही बिंदु है मुख्यतः। किरचॉफ के नियम, मीटर सेतु और विभवमापी, इन तीनों को आप अच्छे से करोगे। एक प्रश्न इसमें से जरूर आएगा, बड़ा प्रश्न तो आएगा ही और एक छोटा प्रश्न भी इसमें से आता है। अब जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये जो जुड़ा हुआ है परिपथ आपके सामने, इस जुड़े हुए परिपथ में आपको A, B, C और D बिंदु A और बिंदु B, इनके मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध पता करना है। धारा यहाँ से आएगी, यहाँ से आके यहाँ 2 भागों में बट रही है। देखो ध्यान से देखना डायग्राम, 2 भागों में जा रही है। कुछ धारा यहाँ जाएंगी, कुछ धारा यहाँ जाएगी। ठीक है, जो धारा इसमें से गई वो इस प्रतिरोध में से जाके और D बिंदु पर पहुंचेगी। ठीक है, और जो धारा यहां से गई इसमें से जाने के बाद बिंदु C पर पहुंची। अब C पर पहुंचने के बाद इसके पास फिर 2 रास्ते हैं। यहाँ पर भी D पर पहुंचने के बाद में फिर 2 रास्ते हैं। अब 2 रास्तों में आप सोचिए कि इस धारा को कहाँ पहुंचना है, B बिंदु पर पहुंचना है, तो ये इधर तो जाने का प्रश्न ही नहीं है, ये सीधे कहाँ जाएगी, आगे B के पास जाएगी। तो इसमें से यहाँ से जो धारा आई वो इसमें से होते हुए
बी बिंदु पर पहुंचेगी। तो यहाँ हमें व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाना है। वो कैसे लगाओगे? एक प्रतिरोध ये है, दूसरा ये है, जो आपस में समांतर है। समांतर है ना, देखो ये धारा इसमें से गई और कुछ धारा इसमें से गई, जो सी बिंदु पर मिल रही है, आगे जाके ये डी बिंदु पर मिल रही है। तो ये वाला आर और ये वाला आर समांतर करना है। ठीक है, यहाँ से जो धारा है ये अगर इधर से जाए तो डायरेक्ट बी पर पहुंचती है, और अगर ये यहाँ से जाए तो पहले डी पर पहुंचेगी, और डी से जाने के बाद में फिर एक आगे और प्रतिरोध है और फिर बी पर पहुंचेगी। तो आप सोचिए कि ये सी से जाने वाली जो धारा है इन दो प्रतिरोध में से जाकर और फिर बी पर पहुंचना चाहेगी, या एक ही प्रतिरोध में से जाकर और सीधा बी तक पहुंच जाएगी। ये डिपेंड करेगा विभव पर कि सी बिंदु पर विभव और डी बिंदु पर विभव का मान कितना है। ठीक है, तो सी बिंदु पर और डी बिंदु पर अगर विभव का मान समान है तो ये वाला जो बीच वाला प्रतिरोध है, इस बीच वाले प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जो धारा इसमें से जाएगी वो धारा इस प्रतिरोध में से जाएगी और फिर इस प्रतिरोध में से जाकर बी पर पहुंच जाएगी, और इसमें से जाने वाला जो इसमें से जाने वाली जो धारा है वो आर में से जाकर और इस आर में से जाकर और फिर बी पर पहुंच जाएगी। तो कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हुए? एक तो ये वाला प्रतिरोध, एक ये वाला प्रतिरोध, ये दोनों श्रेणी क्रम में आपस में, और ये वाले दोनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में। ठीक है, उसके बाद फिर आपको समांतर क्रम वाला वो सूत्र लगाना है। ठीक है, ये बीच वाली भुजा है जिसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब ये आर कोई काम नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये देखिए डायग्राम हमने ऐसे बना लिया। ए बिंदु से धारा यूं गई ये डी बिंदु पर। मैं ये डायग्राम यहाँ बना देती हूँ। ये 4 प्रतिरोध लगे हैं, और ये वाला बिंदु स्मॉल ए है और ये वाला बिंदु बी है। देखिए यहाँ ये वाला बिंदु और ये वाला, ये दोनों किनारे वाले बिंदु है। यहाँ से जो धारा जाएगी, ये धारा इसमें से भी जाएगी। ठीक है, और एक धारा जो इसमें से जाएगी वो धारा इसमें से भी जाएगी, और सबके प्रतिरोध आर है, सब आर प्रतिरोध है। ठीक है, अब यहां से जो धारा, ये देखो ए बिंदु से जो धारा जाएगी वो यहां से जाकर और ये डी बिंदु पर रुक गई, ये डी बिंदु है। और यहाँ दूसरा जो यहाँ ए बिंदु से जाएगा आर प्रतिरोध में से, ये सी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये ए बिंदु है, इस ए बिंदु से 2 धारा निकल रही है,
एक इधर एक इधर। जो एक ऊपर की ओर जा रही है ये डी बिंदु पर जाएगी। देखो ये ए बिंदु है, ए बिंदु से दो धारा जा रही है, एक ये वाली और एक ऊपर जा रही है। जो ऊपर की ओर जा रही है वो आर प्रतिरोध में से पहुंचकर डी बिंदु पर पहुंच रही है, जो ऊपर जा रही है वो आर प्रतिरोध में से गुजरकर डी बिंदु पर पहुंच रही है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी तरफ जा रही है ये वाली जो धारा है वो यहाँ से जाकर सी बिंदु पर पहुंच रही है, आर प्रतिरोध में से गुजरते हुए सी बिंदु पर पहुंच रही है। तो इतना हो गया। ठीक है, अब सी और डी के मध्य एक प्रतिरोध आर लगा हुआ है, सी और डी के मध्य एक प्रतिरोध आर लगा हुआ है, ये भी हो गया। अब डी से डी और बी के मध्य एक प्रतिरोध आर लगा हुआ है, ये डी है, डी और बी के मध्य एक प्रतिरोध आर लगा हुआ है। ठीक है, और सी और ये बी, सी और बी के मध्य एक प्रतिरोध कैपिटल आर लगा हुआ है, सी और बी के मध्य एक प्रतिरोध कैपिटल आर लगा हुआ है। ये धारा यहाँ से आई, दो भागों में विभाजित हुई, दो भागों में विभाजित होकर बिंदु डी और बिंदु सी पर पहुंचेगी। और यहाँ पर विभव का मान समान है, विभव का मान समान होने पर इस वाले में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जो धारा इस प्रतिरोध में से गई वही धारा इस प्रतिरोध में से भी जाएगी। तो ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में माने जाएंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार ये वाला जो प्रतिरोध है और ये वाला जो प्रतिरोध है ये कौन से क्रम में माने जाएंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इन दोनों का श्रेणीकरण निकालेंगे, इन दोनों का श्रेणीकरण निकालेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उनका समांतर क्रम निकालेंगे। तो R और R का श्रेणीक्रम क्या होता है? 2R। इसी प्रकार इस R और इस R का भी 2R। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 2R, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 2R। ठीक है, और 2R और 2R को फिर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम में आप सूत्र लगा सकते हैं, R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो 2R गुणा 2R बटे 2R प्लस 2R। तो 4R स्क्वायर बटे 4R, 4 से 4 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो इसका आंसर R आ जाएगा। ये देखो ये कर, यह परिपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः बिंदु C व D समान विभव पर होंगे, उनके बीच कैपिटल R के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अतः प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। तो इस बीच वाला प्रतिरोध प्रभावहीन है। ADB का तुल्य प्रतिरोध R प्लस R 2R। इसी प्रकार AC और B का तुल्य प्रतिरोध 2R। ये दोनों परस्पर समांतर क्रम में होंगे, तो तुल्य प्रतिरोध R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, ये समांतर क्रम का सूत्र होता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 4 आ जाएंगे, यहाँ भी 4 आ जाएंगे और ये कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4R स्क्वायर और ये 4R, R से R कट जाएगा, R आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ये आपको क्या लग रहा है? मीटर सेतु लग रहा है। चित्र में मीटर सेतु को संतुलित अवस्था में दर्शाया गया है। मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 1 ओम। अज्ञात प्रतिरोध X जिसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने R लगा रखा है, यहाँ पर S है, ये P होगा और ये Q। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R का मान X, S का मान 3, यहाँ पर S लगाते हैं ना, यहाँ R लगाते हैं, ये P है और ये Q है। मीटर सेतु वाला हमने पढ़ा था। तो ये R बराबर आ गया, ये S बराबर आ गया। P का मान, अब इसमें देखो क्या दे रखा है, प्रतिरोध जो है वो 1 सेंटीमीटर का 1 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर का कितना होगा? 40 होगा। 1 सेंटीमीटर का 1 ओम है तो 40 सेंटीमीटर का 40 ओम आएगा। तो 1 गुणा 40, 40 ओम। क्यू का क्या जाएगा? 1 गुणा 60, 60 ओम। ये 60 है ना, ये क्यू। तो R, S, P और Q चारों के मान पता चल गए। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाना है मीटर सेतु में, तो P बटे Q बराबर R बटे S। सबके मान आपके पास दे रखे हैं, X का मान पता करना। ऐसे न्यूमेरिकल मीटर सेतु पर आधारित आते हैं। और कितने नंबर का?
2 नंबर का, ये 2 नंबर का प्रश्न है और कई बार 1 नंबर का भी आ जाता है। छोटा सा ये केवल आपको भाग लगाना है डायरेक्ट। R बराबर S गुणा P बटे Q। S का मान कितना है 3, P का मान कितना है 40/60, कट जाएगा 2, 3 को 6 से काट दो, 2 को 4 से काट दो, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने R तो निकाल लिया। मीटर से तो संतुलित अवस्था में है, अतः परिपथ में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। यहाँ देखो कितने वोल्ट की बैटरी लग रही है, 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, यहाँ 40, यहाँ 60, ये 60 है, यहाँ 2 में, यहाँ 3, यहाँ 60 है, ये गलत छपा हुआ है। यहाँ 60 है। ठीक है, पी क्यू आर एस अपन ने लिया था ना, तो क्यू का मान है ये क्यू है 40 और 60। देखिए यहाँ पे ये 60 है, ये 40 है, ये दो अपन ने ज्ञात किया है और ये 3, ये 2 ज्ञात किया है, तो ये वाला है। एक्स की वैल्यू 2 है, ये 3 है, ये 40 ओम और ये 60 ओम। ठीक है, तो यहाँ इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो, 2 और 3, 2 और 3 5 श्रेणी क्रम में, ये 40 और 60 100 ये श्रेणी क्रम में, और ये 5 और ये 60 आपस में कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। ज्ञात प्रतिरोध एक्स से प्रवाहित धारा, केवल एक्स से निकालनी है, तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर पूरे परिपथ में अगर धारा प्रवाहित आई पता करना होता तब तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ता है। इसमें केवल एक्स में से पूछा है, इसमें से धारा कितनी जा रही है वो पूछा है, तो इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ से 6 वोल्ट की धारा जा रही है, 6 वोल्ट का विभवांतर है और प्रतिरोध कितना है 2 ओम, तो आई बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ V बटे R, तो V बटे R लगा सकते हैं। R का मान कितना जाएगा 2 ओम और 3 ओम, तो कितना हो गया टोटल 5 ओम, तो इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन अपन कल करेंगे, तो ये आप न्यूमेरिकल कर लेना।